बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है उस पर बात करेंगे, जहां से अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को अबूरी ज़मानत मंगल तक की मिल गई है। मंगल को केस की दोबारा समाअत होगी और इसमें तौसी होने के इम्कानात बहरहाल मौजूद हैं। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से चौधरी शुगर मिल्स केस के अंदर भी नवाज शरीफ साहब को ज़मानत मिल चुकी है। सोमवार को मरियम बीबी के केस की भी समाअत है और उनको आया ज़मानत मिलती है या नहीं मिलती ये भी देखना बाकी है। आज बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स भी आए जज साहिबान की तरफ से। जस्टिस अतहर मिनल्ला की यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ एंकर्स को भी बुलाया था और ये कहा था कि उन्होंने देखा है कि कहीं पर कोई डील की बात की गई है उन एंकर्स की जानिब से, तो उस पर उन्होंने कहा कि रिटन जवाब जो है वो दाखिल किया जाए। फिर साथ ही साथ आज हमने देखा कि समाअत के अंदर वक्फा होता रहा, फिर दोबारा से बुलाया जाता रहा। अटॉर्नी जनरल बड़े नाला इस पे नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि जी विफाक ना तो पार्टी था ना ही फेडरेशन को कोई नोटिस मिला है और जिस अंदाज में समाअत हुई है वो उससे मुतमईन बहरहाल नहीं है। लेकिन जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब की तरफ से बारहा कहा जाता रहा कि नैब के जो वकील थे वो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो फिर हम इनकी ज़मानत जो है वो ख़त्म कर देते हैं, ये जो हमारे सामने दरख्वास्त है इसको हम मुस्तरद कर देते हैं और उस सूरत में फिर इमरान खान साहब या बुज़दार साहब या चेयरमैन नैब साहब जो हैं वो ज़िम्मेदार होंगे, जिस पर चेयरमैन नैब ने फ़ौरन जवाब दिया कि ऐसा नहीं है और इसी बुनियाद पर जो तिब्बी ग्राउंड्स हैं, मेडिकल ग्राउंड्स हैं, उसकी बुनियाद पर ये ज़मानत नवाज शरीफ साहब को दे दी गई है। दूसरी जानिब बासिफ ज़रदारी साहब, उनकी तबीयत भी ख़राब हो रही है, उनके भी कहा जा रहा है कि जो प्लेटलेट काउंट है वो काफ़ी कम होता चला जा रहा है, तो अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया तो फिर उन पर भी इसका इतलाक़ जो है हो सकता है। दूसरी जानिब जो रियासत के अंदर जो अमीर और गरीब तबके का फ़र्क है वो भी वाज़े हो जाता है। चाहे आप साहिवाल केस को देख लें उठा के, जो साहिवाल सानेहा था उसमें हमें क्या चीज़ नज़र आई, उससे पहले मॉडल टाउन केस की अगर हम बात करें वो क्या था, और यहाँ पर भी जो अदालती निज़ाम है, ज़ाहिर है हम उस पर सवाल तो नहीं उठा सकते, लेकिन उसके अंदर जो लूप होल्स हैं उस पर तो बात की जा सकती है। जो फ़ैसले हैं उन पर बात हम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको एक फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा कि जो ट्रीटमेंट है, जो इंसाफ का मेयार है गरीब के लिए और अमीर के लिए, वो बड़ा फ़र्क नज़र आता है। तो इसी चीज़ को, इसी केस को, इसी फ़ैसले को जो आज हुआ है इसको बुनियाद बना के बहुत सारे लोग ये सवाल करते नज़र आ रहे हैं कि फिर जेलों में बहुत सारे गरीब और बीमार लोग मौजूद हैं, क्या उनको भी इसी तरीके से ज़मानतें नहीं मिल जानी चाहिए। आज एक तो इस पे बात करेंगे और दूसरा हम आज बात करेंगे कि जो रहबर कमेटी है अपोजिशन की और हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटी है उनका डेडलॉक ख़त्म हुआ है बहरहाल, और एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि जो अपोजिशन का मुतालबा था कि वो रेड जोन में आएंगे, डी चौक में आएंगे, उस मुतालबे से वो दस्तबरदार हो गए हैं और अब ये फ़ैसला किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, इस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है कि कहीं चाइना चौक जो इस्लामाबाद का है वहाँ तक अगर आने दिया जाए अपोजिशन की इस मार्च को। अभी अकरम दुरानी साहब भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कोई ज़्यादा तवील ये मार्च हमारा आज़ादी मार्च नहीं होगा। आज परवेज़ खटक साहब 9 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके बताएंगे कि क्या मामला तय पाए हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवा दूँ, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, सीनियर रहनुमा है जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मियाँ असलम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिनाउंड डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और राना तनवीर हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, आपका भी बेहद शुक्रिया। लेकिन आगाज़ में करना चाहूँगी, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर लॉयर हैं सलमान अकरम राजा साहब। सलमान अकरम राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सलमान साहब, ये बताइएगा कि आज जिस अंदाज में ये समाअत चली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब के जो रिमार्क्स भी हमारे सामने आए, बहुत वजाहत के साथ वो जवाब चाहते रहे हुकूमत से, नैब के वकील से कि भाई अगर आप ज़िम्मेदारी लेते हैं, पंजाब हुकूमत को भी उन्होंने पूछा कि अगर आप ज़िम्मेदारी लेते हैं तो फिर हम इनकी ज़मानत इनको नहीं देते, उनकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर देते हैं।
एक सवाल तो ये पैदा होता है कि ऑब्वियसली वो जमानत ये कहा जा रहा था कि भाई अगर ट्यूसडे तक इनकी तबीयत खराब नहीं होती है, ट्यूसडे तक सही रहते हैं, अब सेहत पे या जिंदगी पे कोई कैसे किसी को जमानत दे सकता है अदालत के अंदर? देखिए, ये मामला चूंकि खालिस्तन कानूनी नहीं था, ये मामला उनकी मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से था, और सेहत के हवाले से जाहिर है कि अदालत भी कोई ज्यादा दस्तरस या मालूमात नहीं रखती। वो ये चाह रहे थे कि हुकूमत जो कि इस किस्म की मालूमात रखती है, उसकी एक हेल्थ मिनिस्ट्री भी है, उसको दस्तरस भी हासिल है, मेडिकल जो एक्सपर्टीज है, तो वो एक अपनी तरफ से एक अपना मौक़िफ़ बयान करे कि क्या हुकूमत पाकिस्तान की नज़र में या नैब की नज़र में मियां नवाज शरीफ की सेहत इजाज़त देती है कि उनको मजीद जेल में रखा जाए या उनको बेल ना दी जाए। तो ये मकसद था हुकूमत से सवाल करने का कि अगर हुकूमत ये कहती है कि हमारी नज़र में उनकी सेहत इस काबिल है कि उनको तिब्बी बुनियाद पे बेल ना दी जाए, तो फिर अदालत उस मौक़िफ़ को सामने रखेगी, उसको अहमियत देगी और शायद उनको बेल ना दे। लेकिन अगर हुकूमत भी ये मौक़िफ़ इख्तियार करने को तैयार नहीं है कि उनकी सेहत ऐसी नहीं है कि बेल जरूरी हो, यानी कि उनकी सेहत के हवाले से जायज़ तशवीश है, तो फिर अदालत उस तशवीश को, जिसका इजहार या नवाज शरीफ की जानिब से किया गया, मेडिकल रिपोर्टें भी पेश की गई, उनको मानते हुए तिब्बी बुनियादों पर उनको बेल देने का हक रखती है और गालिबन देने पे मजबूर है। तो ये था अदालत का इस्तफसार हुकूमत से और नैब से। यानी इसमें दो चीजें आ गई। एक तो आप इसमें ये एस्पेक्ट निकाल सकते हैं कि भाई हुकूमत खुद अपनी ही तश्कील करदा मेडिकल बोर्ड को उस तरीके से ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, ये वो पहलू है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से सामने आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ खुद हुकूमत का अपना मौक़िफ़ ये है या नैब का अपना मौक़िफ़ ये है कि वो तो हमारी तहवील में ही नहीं है, वो तो पंजाब हुकूमत के पास है और पंजाब हुकूमत भी कहीं पर भी किसी की ज़िंदगी की या सेहत की ज़मानत नहीं दे सकते। ये तो आपको और मुझे भी नहीं पता कि अगले लम्हे हम जिंदा होंगे या नहीं होंगे, या सेहत से होंगे या नहीं होंगे। सो उस पर ज़्यादा बात की जा रही है। लेकिन एक और एस्पेक्ट सलमान साहब ये बताएं कि क्या इसमें जो बार बार अदालत का इस्तफसार करना था, उसका कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक उस केस से भी था जो मुशर्रफ वाले मामले के अंदर हमने देखा कि बार बार हुकूमत कहती रही कि नहीं अदालत ने भेज दिया, गवर्नमेंट सेंट हिम अवे, बट बाद में अदालत ने कहा कि नहीं, ये सवाबदीदी इख्तियार आपके पास था। तो अदालत बारहा ये कहती रही कि हमारे जिम्मे मत डालें ये चीज। हो सकता है कुछ उस मुकदमे की भी बाज़गश्त हो, लेकिन मेरा ज्यादा यही ख्याल है कि अदालत ये चाहती थी कि चूंकि मामला यहाँ तिब्बी नौयत का है, तो हुकूमत उस हवाले से एक मौक़िफ़ अपनाए कि क्या उनकी सेहत ठीक है या ठीक नहीं है। ये ऐसी बात नहीं है जो खालिस्तन कानूनी हो, जिस पे सिर्फ अदालत ही मौक़िफ़ रख सकती है। हुकूमत क्यों एक दो टोक मौक़िफ़ नहीं अपनाती? तो ये उन्होंने बात की और बिल्कुल ठीक की कि कल को फिर हुकूमत ये ना कहे कि अदालत ने कुछ ऐसा किया जो अदालत को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तिब्बी मामला था और सबकी राय लेना अदालत ने मुनासिब समझा। और बिलाखिर यही हुआ कि नैब ने नहीं मुखालफत की तिब्बी बुनियादों पर, नहीं कहा कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उनको बेल ना दी जाए। तो एक तरह से नैब की जानिब से भी रजामंदी आ गई, क्योंकि बहरहाल जो मुकदमा चल रहा है जिसमें उनको सजा हुई है या जिसकी वजह से वो जेल में है, उसमें बराह रास्त फरीक नैब है, तो नैब का मौक़िफ़ अहम था। ठीक, अब ये तो मंगल तक अबूरी जमानत उनको दे दी गई। अब इसमें क्योंकि तिब्बी बुनियादों पर है जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इसके यानी इम्कानात काफ़ी रोशन हैं कि इस जमानत में तौसी हो जाएगी मंगल की हेयरिंग के दौरान। ये बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, अनलेस के इस अरसे में उनकी सेहत में कोई हैरतनाक तब्दीली वाक़या हो जाए, जो कि बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आता। तो कायदा यही है कि अबूरी जमानत 2-3 दिन की दी जाती है, उसके बाद तारीख डाली जाती है और उस तारीख पर उस अबूरी जमानत को या कंफर्म कर दिया जाता है या खारिज कर दिया जाता है। तो अब जो डेट डाली गई है वो बिल्कुल कायदे के मुताबिक ठीक डाली गई। ठीक, अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ के क्योंकि कहीं पर अदालती फैसले के अंदर ECL पे डालना या निकालने के हवाले से कोई जिक्र नहीं है, तो वो आया मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं इलाज कराने की गरज से, ये फैसला हुकूमत करती है, जाने की इजाज़त देती है नहीं देती, तो ये मुकम्मल इख्तियार जो है वो हुकूमत के पास होगा? बिल्कुल हुकूमत के पास होगा। ECL पे डालना भी हुकूमत का कदम था, और अब अगर मियां नवाज शरीफ दरखास्त देते हैं कि उनको मुल्क से बाहर जाने दिया जाए, तो उसका फैसला भी हुकूमत को करना होगा।
ठीक है। अच्छा, एक सवाल सलमान साहब, क्योंकि मैंने आपके कुछ ट्वीट्स भी देखे थे साहिवाल सानहे के हवाले से। अब क्योंकि बहुत सारे लोग आज ये सवाल भी उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे, यू योरसेल्फ आर एक्टिव, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो एक हमारे अदालती निज़ाम या जो इंसाफ का मेयार है, इंसाफ की फराहमी अमीर और गरीब के लिए फ़र्क है, उस पर बड़ी बात हो रही है कि यहाँ पर ये बीमार हुए तो ज़मानत मिल गई। जरदारी साहब के साथ भी शायद इसी प्रेसिडेंट को फॉलो किया जाता है अगर अदालत ने आज ये मेयार सेट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर कितने ही गरीब हैं जो बीमार हैं और इससे ज़्यादा बीमार हैं, लेकिन उनकी ज़मानतें नहीं होती। या बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। ये मयार सब पे इसका इतलाक होना चाहिए। जो कोई भी बीमार है और उसकी बीमारी इस नौयत की है कि वो जेल में रहते हुए या किसी अस्पताल में, जिसको सब जेल करार दिया जाए, नहीं है उसकी सही तरह से निगहदाश्त हो सकती, तो वहाँ बिल्कुल ये उसूल कार फरमा होना चाहिए। और जो आज अगर एक उसूल का इजहार किया गया है तो वो उसूल सब पे लगना चाहिए। जहाँ तक साहिवाल का ताल्लुक है, देखिए वहाँ पे मामला अमीर गरीब का नहीं था, वहाँ तसादुम रियासत के साथ था और रियासत के इदारों के साथ था। और वहाँ मामला अदालती निजाम का भी नहीं था। अदालत के सामने 49 गवाह पेश हुए, किसी एक ने भी शनाख्त नहीं की। मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि नामालूम अफराद थे जो मोटरसाइकिल पर आए और मार गए। तो ये एक ऐसी सूरत हाल थी जहाँ हम ये देखते हैं कि हुकूमती, ज़ाहिर है ये इस्तगासा हुकूमत का हिस्सा होता है। जो पुलिस वाले वहाँ पेश हुए जिन्होंने अपने पेटी भाइयों को बचाया, उनके हवाले से गालिबन सच नहीं बोला, वो तमाम जो थे एक साजिश का हिस्सा थे। इसलिए अदालत के सामने अगर 49 गवाह आके कहें कि हम में से कोई भी शनाख्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि गोली किसने चलाई, ये नामालूम अफराद थे, तो ये हुकूमत और रियासत की शिकस्त है। ये सिर्फ अदालत की शिकस्त नहीं है, अदालत को शिकस्त दी गई एक मुनज़्ज़म तरीके से, एक साजिश करके। ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब हमसे बात कर रहे थे। राना तनवीर हुसैन साहब, ये फरमाइएगा कि अभी नवाज शरीफ साहब की ज़मानत, जिस तरह सलमान साहब भी कह रहे थे कि ऑब्वियसली बज़ाहिर यही नज़र आता है और इम्कानात भी ज़्यादा रोशन यही हैं कि मंगल को तौसी हो जाएगी ज़मानत के अंदर, तो क्या वहीं पर रहेंगे या शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो उनका अपना हस्पताल है वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, या बाहर जाने के हवाले से कोई फ़ैसला हुआ है इलाज कराने के लिए? लेकिन सबसे पहले तो सादिया, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी आज का जो एक डेवलपमेंट हुई है ये बड़ी खुश आइंद है कि कम अज़ कम जो हम समझते हैं कि ये बड़ी हमारे साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये केसेज हैं, ये बेसलेस हैं और इनकी स्वाय एक सियासी मोटिवेटेड, पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेज हैं, उसमें एक रिलीफ मिला है। और ये आइंदा आने वाले दिनों में मेरा हाल है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी, अब तो मेरा हाल कोई 1.25 साल हो गया जिस तरह ये चीज़ें अब इनकी गवर्नमेंट आई है, जिस तरह इनको लेके चल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो उस तरह बढ़े हैं और उनकी जो तबीयत है वो भी सामने, सेहत का जो मामला है वो सबके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक, और इस पे मैंने जो पढ़ा है सारा, ये जो हुकूमती तर्जुमान है उनकी जो बातें मैंने सुनी है जी, वो भी इस मामले में मेरा एक पेज पे ही है कि जो हेल्थ इशू है मियां नवाज शरीफ पे, अगर कोई फैसला होता है, अदालत करती है या किसी फोरम पे भी होता है, तो उस पर हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन जहां तक उनका अब ये है कि 2 दिन में, देखिए ट्यूसडे जो है, मंगल जो है वो 2 दिन है, उसमें 2 दिन में उन्होंने क्या डिसीजन लेने हैं, क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अजीब सी चीज है कि इनको चाहिए था कम से कम अदालत को कि इतना को टाइम देते, चाहे इंटरम ही होता, कि वो कोई डिसीजन अपना ले सकते। अब उधर उनकी एक ट्रीटमेंट शुरू है, एक बोर्ड बना हुआ है, 10-11 मंगल को क्योंकि समाअत दोबारा होनी है तो उन्होंने मुनासिब समझा होगा कि वहाँ बुरी जमानत तब तक की तो दूसरी लेकिन अब बाहर जाने के हवाले से भी कोई फैसला नहीं हुआ। मैं वो उस पर बात करूंगा कि मियां साहब की तरफ से जो हमें इशारे मिले हैं वो यही है कि मैं यहीं रहना चाहता हूं, लेकिन ये मेरा और मेरे तरह और भी मेरे कुलीग का ये ख्याल है। पार्टी की तो मैं पूरा पार्टी का तो मौक़िफ़ इस तरह नहीं बैठ के बात हुई, लेकिन ये ख्याल है कि उनको बाहर जाना चाहिए, क्योंकि ये सेहत जो उनकी जो डिटेरियोरेट हो रही है उसकी, उन्होंने बाहर काफी उनका इलाज होता रहा है। आपको पता है कि जो हेल्थ के प्रोसीजर हुए, बाईपासेस हुए, ठीक है, और मेजर सर्जरी जो उनकी हुई है, और उनकी सारी बीमारियों को उनके एक अपना मियां साहब नहीं जाना चाहते, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खारिज इम्कान नहीं है मामला।
हमारे बाहर बिल्कुल जाना। हम चाहते हैं कि बिल्कुल अगर ये हो तो बाहर जाना ही मुनासिब है, ताकि वो मुकम्मल तौर पे, अगर अल्लाह करे कि उन्हें मुकम्मल जाना ही सेहतयाबी हो मुनासिब, ठीक है, और सेहत जो है उनकी जो इस वक्त हालत है वो ठीक है। जाना मुनासिब है बाहर। राइट। मुफ्ती साहब, अच्छा बिल्कुल ठीक। अब एक और चीज़, क्योंकि ये जब से मामला चल रहे हैं, हम वो वज़ीर आज़म के अब खुद उनके अल्फाज में भी सुनते आए हैं, दीगर अपोजिशन की पार्टीज़ भी इसका बड़ा जिक्र करती रही हैं कि भाई कोई डील नहीं हो रही है, कोई नहीं हो रही, नाम ले लें वज़ीर आज़म साहब अगर बात करते हैं। लेकिन कुछ कयास आराइयाँ थीं, वो आज के फैसले के बाद या लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दूसरे केस के अंदर जब जमानत मिली, तो आपको लगता है कि उन अफवाहों ने या उन कयास आराइयों ने तक़वियत पकड़ी है कि कहीं ना कहीं कोई मामला तय पाए हैं और हो सकता है बाहर चले जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके हवाले से हमारा मौक़िफ़ कौम तक पहुँच जाता है। मैं उज़र करूँगा, इस जवाब से पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। आज की ताज़ा ख़बर यह है कि सेनेटर साबिक़ हाफिज़ हमीदुल्लाह साहब की रुकनीत ख़त्म कर दी गई है, शहरियत ख़त्म कर दी गई, गैर मुल्की करार दे दिया, उनको गैर मुल्की करार दिया गया। और एक ऐसा आदमी जो बलूचिस्तान में MP रहा, 5 साल वज़ीर रहा, सेनेटर रहा और मुसलसल वो इलेक्शन लड़ता है, आज जब वो अपनी पार्टी की तर्जुमानी करता है और मुदल्लल अंदाज के अंदर वो बात करता है, तो हुकूमत की तरफ से और नादरा की तरफ से ये भोंडी हरकत की गई है और उनके कैरियर को तबाह करने की ज़रूरत है। अच्छा। और अजीब आप टाइमिंग देखें कि कल हमारा मार्च शुरू हो रहा है कराची से, और अभी 24 घंटे नहीं है। 24 घंटे का माना ये कि कुछ घंटे हैं, यानी एक दिन और एक रात भी पूरी नहीं है। सही। आज मैं देख रही थी कि पेमरा ने कहा है कि एक हुक्मनामा जो पेमरा की तरफ से आया, वो कह रहे हैं कि 11 अक्टूबर को नादरा ने हमें भेजा है। हाँ, 11 अक्टूबर की तारीख उस पे। अब इसको इसी टाइम पर ऐसा करना चाहिए था। अगर फिर कोई बात थी तो आगे पीछे भी हो सकता था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारी हुकूमत के क्या इरादे हैं और वो क्या करना चाहते हैं। मैं नादरा को समझता हूँ, आप भी समझती हैं कि नादरा क्या चीज़ है और वो किस किस के इशारों पर बात कर रही है। हमारा ये मार्च इस लिहाज से भी तमाम इदारों की आज़ादी के लिए है कि उनको न कोई नेब को गलत इस्तेमाल करे और न कोई पूछ कर फैसला करे और न कोई नादरा को गलत इस्तेमाल करे। मुझे हाफिज़ साहब की उस ख़दमात को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, हुकूमत के हथकंडों की मज़म्मत करता हूँ। और मैं हाफिज़ साहब के हवाले से आपकी विसातत से कौम को एक शेर सुनाना चाहता हूँ। चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ, अपनों में कोई गैर तो निकला, अगर होते सभी अपने तो बेगाने कहाँ जाते। चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वगरना हम ज़माने भर को समझाने कहाँ जाते। लेकिन इन ओछे हथकंडों से आप अवामी दबाव को, अवामी रैली को, धरने को आप ख़त्म नहीं कर सकते। आपको ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ आना होगा और आपने जमहूरी रवैया इख्तियार करने होंगे। धरना कल हो रहा है मार्च और आज जो है वो 2-3 लोग बात कर रहे हैं ना, 2-3 लोग बात कर रहे हैं, उनमें हाफिज़ साहब की आवाज़ ज़्यादा बुलंद है। आपके हवाले से तो नहीं आ जाएगा? देखो, मुझे भी आप भी एलियन करार पाए में हो और आपको भी गैर मुल्की कहा जा रहा है कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को भारतीय शहरी करार दो और हाफिज़ हुसैन अहमद को श्रीलंकन का शहरी करार दो। ये इनकी औसियत कंडे हैं। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आसादिया, नेल्सन मंडेला कन्वेंशन के ज़रिए एहतमाम बैनुल-अक़वामी कानून बने हैं तो वो तमाम लोगों के लिए हैं और 86,000 हैं हमारे कैदी। तो इसके अंदर तमाम लोगों की सहूलत होनी चाहिए और इसको कैंपेन ऐसी होनी चाहिए कि किसी आदमी को अगर कोई वाकई तकलीफ़ है तो उसको रिलीफ मिल जाना चाहिए। सानिया साहिवाल के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। उस वक्त ये कहा गया था, 2 वज़ीर थे गालिबन, उन्होंने कहा था कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। इसके अंदर कत्ल भी हो जाता है। लेकिन एक और बात है ना, बच्चों ने अपने बाप और माँ को सामने कत्ल होते हुए देखा ना, ये नक्शा तो महव नहीं हो सकता क्या मतलब उनके ज़हन पर। और आज ऐसा है और हमें तो मियाँ असलम साहब के साथियों ने ये समझाया कि मुहज़्ज़ब मुल्कों के अंदर कोई वाक़या हो जाता है तो वो वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी होता है, लेकिन आज वो सारे कायदे कहाँ खुद कहते हैं, वो कायदे कानून तब्दील हो गए। अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब हमारे कहने पर इस्तीफ़ा नहीं देते और ये भी इस्तीफ़े का एक बहुत बड़ा जवाज़ है,
तो उनके इज़्ज़त के अंदर और बुलंदी आ जाएगी। लेकिन उन यतीमों को इंसाफ कौन देगा, मुझे बता दीजिए। इंसाफ कौन देगा? चलें, ये भी एक फैसला किया गया कि अपील में जाएगी हुकूमत। अब अल्लाह करे कि वाकई जो वादे और दावे किए हैं उस पर मुकम्मल अमल दरामद भी कर लें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जनरल साहब और मियां असलम इकबाल साहब की तरफ जाएंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मियां असलम इकबाल साहब, ये फरमाइएगा कि जैसे अभी आज ECL के हवाले से अदालती फ़ैसले में तो कोई जिक्र नहीं है, हुकूमत का इस बारे में क्या फ़ैसला होने जा रहा है? ECL में डालेंगे मियां साहब को या इलाज के लिए जो वो बाहर जाना चाहते हैं? जैसे राना तनवीर साहब ने भी कहा कि उनकी ख्वाहिश होगी कि जहाँ बेहतरीन इलाज हो वहाँ वो जाएँ, तो आप लोग ECL में डालेंगे या नहीं? ECL में मतलब नाम डला हुआ है, निकालेंगे वहाँ से कि नहीं, जाने देंगे या नहीं? सादिया, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गुजारिश ये है कि हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ ये रहा है कि एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है जिसमें उनके जो फैमिली के डॉक्टर हैं वो भी मौजूद हैं, और इसके अलावा उनकी बीमारी के हवाले से जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट थे उनको डाला गया, सो डैट कि वो डिटरमिन कर सके कि उनको प्रॉब्लम क्या है, उनकी ट्रीटमेंट की जा सके। इसके साथ साथ ये भी था कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक हॉस्पिटल के अंदर वो ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो ये हमारी ऑफ़र थी कि आप पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी कहा गया हमारी तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत है तो वज़ीर आला पंजाब ने अपना जो उनका जहाज़ है उसके लिए उन्होंने कहा जी मेरा जहाज़ इस्तेमाल करें, और जो बंदा आप पाकिस्तान में किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल है वो ले आएँ, और अदरवाइज़ आप समझते हैं कि पाकिस्तान से बाहर से किसी डॉक्टर ने किसी की स्पेशलिटी है तो वो यहाँ पर आकर तो उनका इलाज कर सकें। हमने हर तरह से उनको अकोमोडेट किया, इस बुनियाद पर भी कि कोई ये ना कहे कि शायद हम कोई हर्डल हैं किसी की ट्रीटमेंट के हवाले से, और हमने उनकी सेहत के हवाले से, उनके इलाज के हवाले से कोई भी सियासी जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आई कि वो ये समझें कि हम इस पे कोई सियासत करना चाह रहे हैं। इनकी तरफ से अगर कोई हुई है तो वो सबके सामने, हमें इस पे करने की ज़रूरत नहीं थी। एक बंदा बीमार है और हमारी हमदर्दी बीमारी के दौरान उसके साथ है। दूसरी बात ये है कि अगर आप समझते हैं और अगर वो इलाज के लिए जाना चाहते हैं तो आप जाने देंगे? सुनिए, देखें, गुजारिश ये है कि मुल्क से बाहर भेजने का जो ECL में नाम है, लाजमी बात है कि जब नैब अपना केस उसका फ़ाइनल हो गया, जजमेंट आ गई, उनको सज़ा हो गई, तो फिर उसके बाद एक तरीक़ाकार होता है जो अडॉप्ट किया गया है, और वो नैब के कहने पे अडॉप्ट किया गया। अगर कोर्ट फैसला देती है कि उनका नाम ECL से निकाल दिया जाए तो डेफिनेटली हम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करेंगे। लेकिन सादिया, मुझे ये बात बताइए कि कोर्ट के अंदर आज जो भी प्रोसीडिंग हुई है उस सर, लेकिन मसला ये ना, ये कोर्ट ने नहीं करना, कोर्ट ने तो आज अदालती फैसले के अंदर भी नहीं लिखा है ये फैसला ECL से निकालना नाम, ये करना हुकूमत ने है। ये वही जो मैं सलमान अकरम राजा साहब से भी पूछ रही थी कि मुशर्रफ साहब के मामले में भी यही हुआ था कि हुकूमत अदालतों को कहती थी और अदालत कहती थी कि नहीं, ये तो हुकूमत का सवाबदिदी इख्तियार था, ये फैसला करना हुकूमत ने है। देखें सादिया, देखें, क्या बोर्ड ने ये लिख के दिया है कि उनका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है? अगर तो ये बोर्ड लिख के दे देता है कि उनका इलाज पाकिस्तान के अंदर मुमकिन नहीं है तो फिर इसके बाद फैसला हुकूमत भी अपनी जगह पर करेगी कि उसने क्या करना है। अगर आप ये, उसका एक पहलू ये है, लेकिन अगर बोर्ड ने ये लिख के नहीं दिया, और दूसरी बात मुझे ये बात बताएं, क्या हमने इनको कभी मना किया है कि आपने किसी हॉस्पिटल से इलाज नहीं करा? अभी फ़र्ज़ करें ना, उनकी सज़ा की मुअत्तली नहीं हुई, तिबी बुनियाद के ऊपर
उनको जमानत दी गई है तभी बुनियाद के ऊपर, तिब्बी बुनियाद के ऊपर, तिब्बी बुनियाद पे जमानत दी गई है, सजा की मुअत्तली नहीं हुई, जिसके बहुत इम्कानात रोशन है कि ठीक है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही हुआ है, केस तो उनका चल रहा है। लेकिन मैं सर दोबारा आती हूँ, आप इजाजत दें, मैं जरा जनरल साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। मैं आती हूँ मियाँ साहब, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ आती हूँ, दोबारा बात इस पे करते हैं। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि इसी पे पहले ब्रीफली जो आज हुआ है उस पर कॉमेंट आपका, कि ये जो बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि भाई मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब कोई डील हुई है या प्ली बार्गेन हुई है, कुछ पैसे कुछ और ममालिक से के थ्रू आए हैं मुल्क में और फिर ये अगले इलेक्शन तक सियासत नहीं करेंगे, बाहर चले जाएंगे, ये इस किस्म की अफवाहों में, इस किस्म की कयास आराइयों में आपको लगता है कि जान पड़ी है इन जमानतों के फैसले के बाद या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये अफवाहें होती हैं जो बिला वजह इस तरह के बहस मुबाहिसा छेड़ देती हैं। आपको याद होगा कि जब हुकूमत ने एनआरओ किया था तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया था। इसका मतलब ये है कि हुकूमत ये काम नहीं कर सकती, अगर करे हुकूमत तो कोई भी अदालत में जाके इस पे ये ख़त्म करा सकता है। दूसरी तरफ ये है कि ये कहना कि अदालत के बाहर आप ज़ाती तौर पर पैसे दे दें, नाम ना आए, ये भी कानूनन मेरा ख्याल है कोई इसका जवाज नहीं है। कानूनन वो प्ली बार्गेन है जो कि करनी होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की कोई चीज हुई है। ये प्रोसीजर बड़े वाज़े हैं और उसकी रोशनी में तो नजर यही आता है कि कुछ नहीं हुआ। जहां तक अदालत की आज की प्रोसीडिंग का ताल्लुक है, वो बड़ी अजीबोगरीब सी प्रोसीडिंग थी। जैसे आपने भी कहा कि किसी की जिंदगी मौत पे कौन गारंटी दे सकता है, वो कोई नहीं दे सकता। लेकिन क्या अदालत को ये चीजें पूछने की जरूरत थी? जी। एक साइल उनके पास आया, साइल के अपने हकूक हैं, ये अदालत ने देख के फैसला करना है। या अदालत ये नहीं कर सकती कि उसको वापस हुकूमत के पास भेज दे, हुकूमत वापस अदालत के पास भेज दे तो वो बेचारा तो पिंग पोंग का बॉल बन गया। तो ये तो काम नहीं होगा। होना ये चाहिए था कि अदालत अपने कानून और जो मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह हैं उनकी रोशनी में देख के बोर्ड की रिकमेंडेशन में अपने एक इंडिपेंडेंट फैसला देती। इसमें मेरी राय ये है। रही बात, आप कंपेयर कर रहे थे जनरल मुशर्रफ वाले किस्से से। जनरल मुशर्रफ का यह है कि उसकी उस वक्त कन्विक्शन नहीं हुई थी, वो सिर्फ हेयरिंग में थे और हुकूमत ने ही उनको ईसीएल पे डाला हुआ था। अब ये जो केस है, ये चूंकि इसमें सजा हो चुकी हुई है, कन्विक्शन हो चुकी हुई है, तो ये फैसला अदालत के जरिए ही होगा। इसमें हुकूमत अकेले फैसला नहीं कर सकेगी उनकी जमानत का या जाने का। तो ये बहुत बड़ा एक फर्क है दोनों केसेस का, जो हमें जहन में रखना चाहिए। अब जहां बात यह कि ईसीएल से वो कैसे निकलेंगे, इसके भी दो तरीके हैं। एक तो ये कि अदालत ऑर्डर दे दे, अदालत कह दे कि जनाब ये वाकई वो नेचुरली वो मेडिकल बोर्ड वगैरह जो हुआ उसकी रिकमेंडेशन होंगी, तो अदालत कहे कि ये इलाज यहां नहीं हो सकता, हुकूमत इनको ईसीएल से निकाले और बाहर जाने की इजाजत दे दे, खत्म हो गया। दूसरा ये है कि वो हुकूमत को अप्लाई करें। तो हुकूमत का भी अपना प्रोसेस है, प्रोसीजर है उनका, जहां वो इन चीजों को पूरी तरह देख के, और वो भी उसमें रिकमेंडेशंस होंगी जो बोर्ड की, मेडिकल बोर्ड की, वो भी देखी जाएंगी। लेकिन बारसूरत वो हुकूमत के अपने इख्तियार में होगा अगर वो हुकूमत को एक एप्लीकेशन देते हैं। लेकिन आपका इस वक्त पे कहना जबकि ना अदालत ने इजाजत दी है और ना ही उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी है, वो मेरा ख्याल है कि इस वक्त सुपरफ्लुअस सी बात है, ये रेलिवेंट नहीं है स्टेज पे। ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट। रान साहब, ये शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी अभी कोई खबर आ रही है कि वो कह रहे हैं कि उनकी भी कमर की तकलीफ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो भी लंदन जाना चाह रहे हैं। तो इसमें कोई सदाकत है? वो भी बाहर जा रहे हैं क्या? या मौलाना साहब बैठ के आज़ादी मार्च का क्या होगा? बस आप लोगों ने तो भरपूर शिरकत की, यकीन दहानी कराई है। बस पहले आप बारी से तो बात सुन लिया करें तो अच्छी बात है। पार्टिसिपेंट सारे बड़े होते हैं कि बड़ी बड़ी जल्दी से बात करना चाहते हैं, सबको ज़हन में बातें होती हैं, लेकिन मेरा आराम से अगर सुन ले एक दूसरे की बात। बिल्कुल ये शहबाज साहब के मतलब जो बात हो रही है वो ये ठीक नहीं है। शहबाज साहब को वाकई जेन्युइनली बैक का प्रॉब्लम है और आज का नहीं है, ये बड़ा 10 साल से है या 15 साल से है और उनका सारा पता भी है। जिस तरह वो लंदन से भी इसका इलाज कराते हैं, इधर भी बेशुमार इसके लिए काम करते हैं, स्विमिंग करते हैं। खैर लंबी बात है किस तरह की ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उनको ये इशू रहते हैं। तो अभी मैंने उनको कई दफा कहा जाती तौर पे कि आप चक्कर लगा लें बाहर और अपना चेकअप एक दफा करवा लें, ये सारा जो आपकी जो बैक का प्रॉब्लम है वो भी जरा एक दफा फिर वहां से चेक करवा लें। लेकिन वो नहीं जा रहे। मैं आपको बताऊं, ये ऐसे ही कौन बातें सुनाता है, कौन बातें करता है। हम जो आज़ादी मार्च है उसमें हमारी पार्टिसिपेशन भरपूर है, खुली तौर पे हम पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। और जिस तरीके से हमारा तरीके का तय है JUI वालों से, उसके साथ हम उनके साथ हैं।
हमने जिस तरह पंजाब में दाखिल होंगे तो उनको हम रिसीव करेंगे यहाँ। तो ये बातें सारी ऐसे ही बस विस्परिंग होती है, तो इसमें मुझे कोई ये हकीकत तो है नहीं है, ना नजर आ रही है। रिसीव करेंगे बाकी रही बात या आप फिर वहां पंजाब से होते हुए इनके साथ इधर पहुंचेंगे, जो भी जगह कहीं इंतखाब होता है, दोनों जो मीटिंग देखिए पहले दिन से हमारा यही पहले दिन से हमारा यही मौकफ था। पहले तो बार बार बात हुई, अब तो खैर आ ही गया टाइम कि बिल्कुल खुद भी JUIL क्लियर नहीं थे कि किस तरह एक अनाउंसमेंट हुई। उनके मकसद जो था वो बिल्कुल हम उनके मकसद के साथ 100% मुतफिक थे, मकसद बड़ा उनका ठीक था जो उनके प्रोग्राम है। लेकिन ये हम नहीं पूछ सके उनसे कि आपका प्रोग्राम किस तरह डिटेल से पूछने मुराद हम उनसे मालूम नहीं कर सके, और बार बार हम मौलाना साहब से पूछते रहे। वो कहते जब फाइनल करेंगे हम क्या होगा किस तरह होगा तो आपको बताएंगे। लेकिन हमारा मौकफ था कि धरना शरना मेरा हल ना दें, एक जलसा करें और वहां पे अपनी डिमांड्स इनको दें और एक टाइम लिमिट दें, टाइम टारगेट करें कि ये इस तरह ये हमारी डिमांड्स है रिजाइन की, ये जनरल इलेक्शन की, तो हम आपको इतना टाइम दे रहे हैं, अगर उस टाइम में आप करेंगे, वरना फिर अभी वैसे जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अकरम दुरानी साहब भी कह रहे थे कि कोई तवील मार्च शायद ना हो, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं। तो जरा हुकूमत से भी, मियां असलम इकबाल साहब से भी पूछेंगे कि ये जो थ्रू आउट कंटेनर्स, खैर वो तो पंजाब के वजीर हैं, लेकिन उनके इल्म में ज़रूर होगा कि यहाँ इस्लामाबाद में भी क्या सिचुएशन बनी हुई है, उस पर भी ज़रा बात करते हैं। और ये राहबर कमेटी के और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मामलात कहाँ तक पहुँचे, इसका भी जिक्र होगा एक वक्त के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मियाँ साहब ये फरमाइएगा कि जो फैसले अभी तक सामने आ रहे हैं कि इस्लामाबाद एंटर नहीं होने दिया जाएगा, बाहर रोका जाएगा, फिर दूसरी तरफ मुज़ाकराती कमेटी भी वहाँ पर मुज़ाकरात कर रही है। सो एक तो कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आता है कि हुकूमत खुद भी शायद क्लियर नहीं है कि वो करना क्या चाह रही है, कैसे अपोजिशन के इस धरने को या आज़ादी मार्च को हैंडल करना चाह रही है। सादिया, आपके इस सवाल का मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। एक ऐसे ही एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। अभी राना साहब ने एक बात फरमाई है कि उनकी कमर की दर्द 10-15 साल से है। मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूँ, इससे भी ज़्यादा पुरानी है। जब वो पंजाब में अपोजिशन लीडर होते थे और कमर का दर्द हुआ तो अपोजिशन में थे तो कमर का दर्द एकदम उठा और फिर मुल्क से बाहर चले गए। मुझे आप ये बताएं, मैं एक सिटीज़न हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ, क्या 30, 35, 40 सालों के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं है पाकिस्तान के अंदर हम बना सके और कि जहाँ पर कमर का दर्द भी देखा जा सके, और उसके साथ साथ जो हम लोगों को ये कहते रहे हैं पीछे 30-35 साल के हमने सेहत के हवाले से जो सहूलतें दी हैं वो दुनिया में कहीं सहूलतें नहीं हैं। इसका मतलब है हम उनके साथ फ्रॉड करते रहे, हम पाकिस्तानी अवाम के साथ झूठ बोलते रहे कि एक ख़ास आदमी का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता और आम आदमी का इलाज जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होगा और उन्हीं हॉस्पिटल के अंदर होगा जिन हॉस्पिटल के ऊपर इलेक्शनों के अंदर नारे मारकर हम सारा कुछ करते रहे हैं कि जनाब हमसे ज़्यादा सेहत की सहूलतें जो है वो पाकिस्तान में। ये तेज़ाद है, ये हम कहते हैं ना कि ये दो पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान नहीं हुआ अभी एक पाकिस्तान नहीं है। जो तब्दीली शुरू होनी है ना वो फिर ज़ात से ही शुरू होनी है। एक बात, अब आ जाएँ आप इस्लामाबाद के अंदर। देखिए सादिया, हमारा मौक़िफ़ रहा है जी कि पुरअमन एहतजाज की बिल्कुल इजाज़त है, उसमें कोई नहीं आए। मैं एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हम गारंटी करते हैं कि आप आएँ, लेकिन जब आप मुसल्लह जत्थे दिखाते हैं, आप डंडे दिखाते हैं, आप इस्लामाबाद पे चढ़ाई की बात करते हैं, आप उस वक्त पर करते हैं कि जब हमारा कश्मीर का इशू दुनिया में नंबर 1 पे है और अमेरिका के सेनेटर्स ने, कांग्रेस मेंबर्स ने इंडिया को खत लिखा है कि आप कश्मीर के अंदर क्या कर रहे हैं, मीडिया को जाने की इजाज़त क्यों नहीं है, बला बला, वहाँ पर नेट की सहूलत कब बहाल होगी, वहाँ पर दूसरे मामला। तो उस इतने बड़े इशू से तवज्जो हटाने के लिए लॉन्ग मार्च करना था। तो फिर हमें ज़हन में आता है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ज़हन में आता है ये तवज्जो हटाने के लिए कश्मीर के, इसके अलावा कोई इशू नहीं है। क्या इशू है?
जी आप मजहबी कोई अमेंडमेंट नहीं करेंगे भी कौन? अच्छा। मैं अब क्या इसके अलावा कोई कौन issue कर रहा है अमेंडमेंट? किसमें क्या जुर्रत है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर जो इस्लामी दफात है उसको छू भी सके? किसी में जुर्रत है? किसी में जुर्रत है कोई कर सके? कभी आप कहते हैं फलां है जी, कभी कहते हैं फलां है जी। भी आपको किसने आजादी दे दी कि आप किसी के मजहब के बारे में, किसी के अकीदे के बारे में, आपको मौलवी बन गया, आपको लाइसेंस मिल गया, आपको लाइसेंस मिल गया कि आप लोगों के क्या पता आपसे ज्यादा कोई बेहतर अल्लाह के नजदीक तो वही है ना जो ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है, अल्लाह के करीब तो वही है। आप कौन होते हैं किसी के परहेजगार और मुत्तकी का हिसाब करने वाले? सो हमारा ठीक है, सो हमारा मौक़िफ़ ये है सादिया 30 सेकंड में देखें, हम ये कहते हैं कि आप एहतजाज करें, हम एहतजाज की इजाजत देते हैं लेकिन तोड़ फोड़ के इजाजत नहीं देंगे बिल्कुल आपको। ठीक है, और अगर आप करेंगे लेकिन तो ये लश्कर और ये मलेशिया जो नाम आप दे रहे हैं वो ना लेकर आए। अंसारुल इस्लाम पे पाबंदी लगा दी मुफ्ती साहब, आपकी जमात इनके पाबंदी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी चली गई है। ऐसा है कि मियाँ साहब ने जो कुछ कहा है ना कि ये पुरअमन रहेंगे तो एहतजाज करें, तो कंटेनर तो पूरे मुल्क के अंदर पहुंच गए हैं। ये किस बात की अलामत है? रेड जोन में आप लोग नहीं जा रहे, ये फैसला हो गया? ये मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ ना कि इनके दो चेहरे हैं ना। अच्छा। वो असल चेहरे का पता नहीं चलता वो क्या है, वो ये कन्फ्यूजन है। एक आदमी ने किसी एक घर के अंदर रात गुजारी थी, सुबह जाते हुए उसने वहाँ एक मुर्गा था वो भी साथ उठाया, तो वो चढ़ रहा था पहाड़ी पर, तो इस तरह वो शाड़ी डाली हुई थी कंबल, तो वो नज़र आ रहा उसके पाँव। तो गाँव घर वालों ने कहा यार वो मुर्गा नजर नहीं है, पता तो करें। तो ये ऊपर से उसे पाया यार हमारा मुर्गा तो आप नहीं ले गए। तो उसने कहा नहीं मैं क्या काम है मेरा। उसको ये नहीं पता कि उस मुर्गे की टांगें नजर आ रही है ना। अच्छा, तो वो फिर कह रहा भाई जी वो फिर कहा भी आप मुर्गा तो नहीं ले गए। नहीं, उन्होंने कहा कि आपके मुंह को देखता हूँ तो मुर्गा तो नहीं ले गए, लेकिन मुर्गे की टांगे बता रही है कि आप मुर्गा ले गए वाला। इनके दो चेहरे हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह डील करना है। ये किसी एक मिनट आपको मैंने सुना मियाँ साहब, मैंने आपको सुना इनको ये नहीं पता चला कि डील कैसी करनी है। मैं कहता हूँ कि ये एक पेज पर आ जाएं तमाम वज़रा वज़ीर आज़म, तो ये मसला आसान हो जाएगा। और कश्मीर की बात तालिब इल्म तारीख का लिखेगा, वो तो आपकी वजह से ख़राब हो गया है। हाँ। आपने कश्मीर छोड़कर यमन चले गए हैं, कश्मीर की लाश छोड़कर आप सऊदी अरब चले गए हैं, आप इतनी बतौता बनना चाहते हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म, मुझे तो लगता है कि वज़ीर आज़म साहब यहाँ से जाने के बाद ये वज़ीर आज़म यहाँ से जाने के बाद कोई यूएन का जनरल सेक्रेटरी बनना चाहता है। उसने कश्मीर को तवज्जो ही नहीं दी। तो कश्मीर हम तो एक मजबूत वकील ला रहे हैं, मजबूत वकील ला रहे हैं, मजबूत वकील। और कश्मीर तो हमारे दौर के अंदर इंशाअल्लाह आजाद होगा। हम आजाद करेंगे। उनकी नब्ज देखिए उन्होंने कैसे है ना, तो जाके मोदी ने ऐसा किया है ना। कश्मीर का मसला हमारे की हकीकत यही है, दसवा पड़े, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म की वजह से कश्मीर ने एक मिनट में ऐसा में खत्म करो। आपकी अपने घर की आज की हकीकत यही है कि जेयूआई की फोकस को बर्नर पे चला गया है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को पूरी कौम जो है वो लेके फिर एक मिनट मियां साहब कश्मीर को देखें तो वो इन्होंने बड़ी कामयाबी से उसको धकेल मदद की है। मकामी सियासत को आप इंशाअल्लाह अजीज कश्मीर हम इन्होंने वापस करेंगे इंशाअल्लाह। आपसे कल मुलाकात हो।